श्री चंद्रशेखर। धन्यवाद सभापति जी, आपका और स्पीकर साहब का जिन्होंने अलाउ कर दिया हमें अपनी बात रखने के लिए। जल्दी बोलें। सभापति जी, मैं आज की अपनी बात की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को नमन करते हुए और अपनी जो स्पीच है उनको समर्पित करते हुए रखूंगा। सभापति जी, जब हम इस सदन में एसी में बैठ के बजट के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं वो किसान पसीना बहा रहा है, उसका वो संघर्ष कर रहा है, उसका परिवार संघर्ष कर रहा है। सभापति जी, आज भारत में लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश के कुल जीडीपी के कृषि का योगदान लगभग 15-16% है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है वह सबसे कम आय पर निर्भर है। ये केवल एक आर्थिक असंतुलन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी बड़ा प्रश्न है। तो मैं, क्योंकि समय का मैं गंभीरता से विषय पे बात रखनी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कृषि का बजट है इस बार लगभग 1.5 लाख करोड़, पहली नजर में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो जमीनी जरूरत अगर उनको देखते हैं तो ये तो बहुत कम दिखाई देता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये बजट किसानों की जरूरतों के अनुसार नहीं है बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार है। इसको आपको देखना चाहिए। पीएम किसान योजना 6,000 रुपए देते हैं आप सालाना। अगर इसको सही देखे तो 500 रुपए महीना, 500 रुपए में घर नहीं चलता है। मेरी मांग है कि इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जाए। एमएसपी की गारंटी किसानों को उनकी सभी फसलों पे मिलनी चाहिए। सभापति जी, एमएसपी का बोर्ड पूरे देश में लगा है, लेकिन उसका लाभ कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। यह व्यवस्था का अन्याय है। किसान कीमत नहीं मांग रहा, वह अपना अधिकार मांग रहा है, इसलिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। मंत्री जब उत्तर देंगे तो बताएं देश के कितने प्रतिशत किसानों को उनकी फसल का घोषित एमएसपी वास्तव में मिल रहा है, और विशेष रूप से नगीना के किसानों के लिए भी बताएं। मैं 3 मिनट में खत्म करूंगा, 3 मिनट प्लस नहीं जाऊंगा। फसल उगाता है मगर दाम नहीं मिलता, मेहनत का हक उसे हर शाम नहीं मिलता, बाजार में उसकी कीमत कोई और तय कर देता है, उसका पसीना भी जैसे सस्ता कर देता है। किसान भीख नहीं अपना अधिकार मांगता है, वो अपने पसीने का सिर्फ उचित दाम मांगता है। फसल बीमा योजना पे भी सरकार ध्यान दे। किसान आत्महत्या कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे। मैं मानता हूं अगर किसानों को निराश होकर आत्महत्या करनी पड़े तो सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जब मंत्री जवाब देंगे तो बताएं कितने किसानों ने आत्महत्या की है और उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। मैं अब अपने क्षेत्र की मांग करूंगा। नगीना क्षेत्र में किसान गन्ने से परेशान है, गन्ने के रेट से। मेरी मांग है, डबल इंजन की सरकार है यूपी में, यहाँ 500 रुपए किसानों गन्ने का मूल्य करना चाहिए। दूसरा, 14 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाए। आलू का किसान परेशान है, उत्तर प्रदेश को पर्याप्त दाम नहीं मिल रहा है। ईरान की वजह से, युद्ध की वजह से यूरिया जो है उसकी स्थिति खराब होगी। हमारे यहाँ पे कई नहरें जो जर्जर हो गई, समय पे पानी नहीं मिलता। अंत में सभापति जी, वो खेतों में मेहनत करके देश को खिलाता है, खुद अपने हक के लिए भटकता रह जाता है। वो वोट के समय सबसे पहले याद आता है, लेकिन बजट में उसको हिस्सा क्यों कम मिलता है? महोदय, एक ऐसी व्यवस्था जहां अन्नदाता सब ज्यादा परेशान है। मैं मंत्री से मांग कर रहा हूं किसानों की पीड़ा को हरे और किसानों को उचित लाभ दे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें 13 से 14 कमजोर वर्गों के जवानों ने शहादत दी थी। मैं उनकी शहादत को आज नमन करता। सभापति जी, 2021 से 2025 तक 749 सीएपीएफ के जवानों ने आत्महत्या की। सरकार बताए जवान दुश्मन से ज्यादा अपने सिस्टम से क्यों हार रहा है? और पिछले कुछ वर्षों में 46,000 से अधिक सीएपीएफ के जवानों ने और अधिकारियों ने वीआरएस ले लिया। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि देश की सुरक्षा में लगे जवान खुद इस सेवा को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? सभापति जी, 2023 का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट जीती और उन्होंने पुराने नेताओं को हटा के नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। ये पुराने नेताओं को अच्छा नहीं लगा होगा कुछ लोगों को, लेकिन ये सच है कि जो नीचे का कार्यकर्ता उसके मन में ये बात पैदा हुई कि हमारा भी अवसर आ सकता है अगर हम ईमानदार से काम करेंगे, जज्बे से काम करेंगे। वही पार्टी, वही सरकार जो नए अवसर की बात करती है, नए लोगों को कि भाई हमारी पार्टी में कोई नीचे का आदमी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वही पार्टी ऐसा बिल लाई है जिसको लेके हमारे सीएपीएफ के जवानों में और अधिकारियों में चिंता है। सभापति जी,
मैं इस विधेयक का नाम सीएपीएफ सामान्य प्रशासन रखा गया, लेकिन इसके प्रावधानों को देखने के पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सीएपीएफ के हजारों अधिकारियों जवानों की बजाय बहुत सीमित संख्या में आईपीएस अधिकारियों के हितों को प्राथमिकता दी गई। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब सीएपीएफ के अपने अधिकारी मौजूद है तो उच्च पदों पर उनके अवसरों को सीमित करने की दिशा में यह प्रयास क्यों किया जा रहा है। महोदय, इस विधेयक को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। साथ ही अनुच्छेद 312 का उल्लेख किया गया है जो अखिल भारतीय सेवाओं संबंधित है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जब आईपीएस अधिकारी सीधे तौर पर सीएफ बलों का हिस्सा नहीं है तो उनके संदर्भ में इस प्रकार का प्रावधान क्यों जोड़े जा रहे हैं। महोदय, विधेयक में यह भी दिखा गया है कि कुछ प्रावधानों के माध्यम से नियम बनाने का अधिकार एक सीमित दायरे में केंद्रित किया जा रहा है। इससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि सीएपीएफ के अधिकारियों के हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता और संतुलन प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में यह स्पष्टता अपेक्षित है कि उन्हें किस प्रकार लागू किया जाएगा। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को लागू होने के बाद सीएपीएफ अधिकारियों कैरियर विकास, पदोन्नति, वित्तीय लाभों और कैडर रिव्यू की स्थिति क्या होगी। वर्तमान में विभिन्न बलों में एक ही स्तर के अलग अलग पदों पे अधिकारी अलग अलग पदों पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें ना तो पद समानता और ना ही वेतन समानता है। यह स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। महोदय, सरकार द्वारा इस विधेयक को एक व्यापक कानून बताते हुए अनावश्यक मुकदमों को समाप्त करने का तर्क दिया गया है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि पिछले वर्षों में कई मुद्दे न्यायालय तक गए और न्यायालय के निर्णयों के बाद भी उन्हें पूर्ण क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न बने हुए हैं। पिछले 12 वर्षों में आपकी सरकार है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार स्पष्ट करे कि नया विधेयक इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सीएपीएफ के जवान, हमारे जवान और अधिकारी देश की आंतरिक सुरक्षा की लीडर और सीमाओं की सुरक्षा लेकर महत्वपूर्ण संस्थानों, यहां तक कि इस लोकतंत्र के मंदिर, संसद की रक्षा और शहादत भी दिए सभापति जी तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में उनके अधिकार और सम्मान, कैरियर सुरक्षा को सुनिश्चित करना केवल प्रशासनिक विषय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वे सदन और देश के सामने स्पष्ट करे ये विधेयक वास्तव में सीएपीएफ अधिकारियों और जवानों के हितों की रक्षा कैसे करेगा, कैसे उनके पदोन्नति, कैरियर विकास, न्यायालय द्वारा निर्धारित लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सभापति जी, सीएपीएफ जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएसएफ मिलकर 10 लाख का सुरक्षा बल है। जब उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद के दंश में देश का 1 तिहाई इलाका और जनमानस जल रहा होता है, तब सबसे पहले केंद्रीय बल तैनात किए जाते हैं। सीआरपीएफ के जाबाजों ने देश की सुरक्षा में कठिन क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हुए दुश्मनों से लोहा लिया है। बलों के अधिकारियों, कर्मियों की जान की परवाह नहीं है और शहादत गले लगा, चाहे पुलवामा, छत्तीसगढ़ हो या असम या मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों से चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाइयों में शहादत दी है। ऑपरेशन सिंदूर में पहली शहादत बीएसएफ के जवान एसआई मोहम्मद इम्तियाज ने दी थी और समय समय पर बीएसएफ और आईटीबीपी ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सभापति जी, खत्म करूंगा, अब 4.5 मिनट हुई। आज भी देश की रक्षा की पहली सुरक्षा लाइन 1962 में, हॉट स्प्रिंग 1965 में कच्छ का रण और देश की सीमाओं की रक्षा बड़े बड़ी शहादतें इतिहास में दर्ज है। आपको तो इतिहास से गहरा लगाव, कुछ पन्ने पलटने चाहिए। सभापति जी, यहां से वहां तक ये सीएपीएफ के जवान इस पार्लियामेंट की तरफ आज देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हमारे हितों की कैसे रक्षा करेगी। ये अलग बात है, सरकार बिल लाई है, सरकार के पास शक्ति है, उसको पास भी करा देगी। हम लोग तो विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि अगर हम कोई बिल ला भी रहे, हम किसानों के खिलाफ, किसानों के लिए बिल लाए, वापस लेना पड़ा, और भी हम बहुत सारे बिल लाए जिन पे आपत्ति हुई। सभापति जी, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। क्यों नहीं हम उद्योग अधिकारियों से बैठ के बात करते हैं कि बीच का रास्ता निकल जाए? हम अपनी सेना का मनोबल, अपने आर्म फोर्स का मनोबल क्यों गिराएं? वो भी तो हमारे लिए खड़े हैं ना। हम उनको, उनकी शहादत को भी सलाम करते हैं, अपने एक सीएपीएफ के जवान को सलाम करते हैं। हमारी जान है, वो हमारा गौरव, हमारा सम्मान है। हम उनके लिए यहाँ इसलिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं क्योंकि वो असहमत है। सभापति जी, हमारी नहीं है, ये उनकी पीड़ा, उनके बच्चों की, उनके परिवार की पीड़ा, इसलिए हम लोग यहाँ विरोध दर्ज करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर, धन्यवाद। सभापति जी, नियम 193 के अधीन वामपंथी उग्रवाद पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है तो बहुत कम समय में बड़ी गंभीरता से मैं अपनी बात को रखूंगा। सभापति जी, हम लोग फूले, साहू, अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के आधार पर चलते हैं। हम लोग बंदूक को सही नहीं मानते और बंदूक का रास्ता सही भी नहीं, क्योंकि अगर कमजोर कभी बंदूक उठाएगा तो उसको कुचलना, उसको मारना आसान हो जाएगा, नक्सली या और तमाम तरह के आरोप लगा के। इसलिए बाबा साहब ने कलम की बात की और कलम को हथियार बताया। सभापति महोदया,
मगर सवाल यह है कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो इस देश का जो वंचित वर्ग, SC ST OBC, जब 15 अगस्त को आजादी का सवेरा आ गया तो क्या जल जंगल जमीन में बंटवारा हुआ? उसको उसका हक अधिकार मिला? अगर उसको जमीन मिल जाती, घर मिल जाता, उसको अवसर मिल जाते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलानी पड़ती। सभापति महोदय, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसके खुद के ऊपर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ने गया, और 2 अप्रैल 2018 को मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे लगा, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC ST 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय के बाद क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती हैं, आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं, लेकिन चर्चा इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती? 52% OBC पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो SC ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये धर्म छोड़ा था क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था खाई है, ऊंच नीच का भाव। सभापति महोदय, हमारे सम्मानित एक भाजपा के सांसद जवाब दे रहे थे बड़ी चिंता के साथ। सभापति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो ये कह रहे थे जवाब देते कि उन्होंने कुछ ब्राह्मण्स के नाम लिए और कहा कि भाई ये इनके मालिक हैं, इनके यहाँ लेबर तो SC ST है, ये विचारधारा पर आधारित है। तो क्या कहना चाहते थे कि इस देश को तोड़ने की मूवमेंट कौन चला रहा है? जवाब दे। वो बड़ी बात यह है, उन्होंने ट्वीट किया 2 दिन पहले, मैं चाहता था मैं उनको जवाब दूं, उन्होंने आरक्षण को कोसने का काम किया। ये भाजपा की सोच है, जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सभापति महोदय, मैं 1000 से ज्यादा जवानों की जान गई है 2010 से लेकर 23 तक। CRPF के जवान संसद की सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। अभी असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक की उसका पैर उड़ गया, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में थी, सरकार रिव्यू पिटीशन में गई, फिर उनके फेवर में थी। खत्म करूंगा 30 सेकंड में। सभापति महोदय, फिर भी बिल आ गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एक CRPF BSF जो CAPF के हमारे जवान है, क्या उनकी शहादत नहीं है? क्या उनको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? उनको सभापति सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और अंत में सभापति महोदय, इस देश में जवान शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा मिले, उसको सम्मान भी, लेकिन देश की सुरक्षा करते हैं। हम तो सम्मान करते सेना का। सीवर में सफाई कर्मचारी मरता है, इतने आगे बढ़े हम लोग, उसके बच्चों को भी अपना पेट पालने के लिए कई तरह की मुसीबत गुजरना पड़ता है, कोई नहीं सोचता। सच ये है, इस देश में दलित आदिवासी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। सरकार उनके लिए कुछ सोचना नहीं चाहती, सरकार नहीं सोचेगी तो फिर से किसी वाद का जन्म हो जाएगा। इसका, इस अन्याय का, ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है,
ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।